हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे लगातार आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप सब जिस लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे वीडियो लगातार डालने की बराबर इच्छा हो रही है, इसलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो डालते हैं और अब लगातार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले 2-3 लेक्चर में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद न्यूमेरिकल चलेंगे और न्यूमेरिकल को समाप्त करने के बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। क्लियर? इंतजाम करते हैं केमिस्ट्री का, अगर होता है कोई, नहीं होता है तो हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग है आपकी तरंग के संचरण में ऊर्जा का स्थानांतरण। तरंग जब संचरित होती है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, इस बात को आप सभी समझेंगे। बहुत सरल भाषा में आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिना टेंशन लिए, बिल्कुल आराम से। देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है। आपने देखा था कि तरंग कैसे संचरित होता है, ऐसे संचरित होती है, या ध्वनि तरंग के लिए आपको ऐसे बताया था, इसको नहीं बताते, इससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो आपको हम बताते हैं ध्वनि कणों की संचरण का तरीका। आपने बोला, जैसे आप मुंह से बोलते हैं तुरंत ऐसे कण निकलते हैं, पहले ऐसे, फिर और फैलेगा दूर तक, इसके बाद और फैलेगा दूर तक, फिर और दूर तक, फिर और दूर तक, ऐसे ये ध्वनि क्या होती है, फैलती जाती है। और ध्वनि एक प्रकार की, शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा था, ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब देखो इसको समझेंगे। होता क्या है, यहाँ जो कण था वो अपनी जगह पे मूव हुआ, अपनी जगह पे हिला। ये जैसे हिला तो इस समीपवर्ती कण को क्या किया, इसने ऊर्जा दिया। आप जब बोले, जैसे मुंह से बोले तो आपके मुंह से क्या निकली, ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा जब निकलती है तो वो समीप के बाहरी कणों से टकराती है और फैलती जाती है। कण इधर उधर नहीं जाते, ध्यान से समझना इस बात को। कण तो इधर उधर नहीं जा रहा है, ये वाला कण इसके समीपवर्ती कण से टकराया, जैसे इससे टकराया ये क्या हुआ, ये इधर उधर हिला। इसने ऊर्जा प्राप्त करके अपने अन्य बगल वाले कणों को दिया, इन सभी कणों को। ये क्या किए, फैल के अपनी जगह, ये अपनी जगह, कण अपनी जगह मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि तरंग फैलती जा रही, तरंग आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ऊर्जा कण, एक ऊर्जा से एक कण दूसरे कण को ऊर्जा प्रदान करता जा रहा। तो वही कह रहा है आपकी डिफिनीशन में जो स्क्रीन में दे रहा है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होता है तो उस माध्यम में कण तो अपनी स्थिति पर रहकर रहता है, ये अपनी स्थिति पर रहकर कण कंपन करता है। लेकिन क्या होता है कि अपनी स्थिति में रहकर कंपन करता है, परंतु कह रहा है विक्षोभ कंपनों द्वारा या तरंग कंपनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती। ये यहीं पे है, कंपन अपनी स्थिति पे कर रहा है कंपन, लेकिन ये समीपवर्ती को ऊर्जा दिया, वो भी हो गया। लेकिन तरंग क्या हो रही, धीरे धीरे फैलती जा रही। क्लियर? तरंग क्या हो रही, धीरे धीरे फैलती जा रही, वेव के रूप में, वेव को ही कहते हैं तरंग। अब इसके बाद देखो, कह रहा है स्थान पर होता जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण, कह रहा है यह क्रम। इसके बाद कह रहा है आपसे कि हमारे द्वारा माध्यम में किसी कण को कंपन कराने में जो कण को ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा यह कण अपने समीपवर्ती कण को ऊर्जा दे देता है, ये आपको समझाया। और वो कण क्या करता है, दूसरे समीपवर्ती को दे देता है, और यही क्रम लगातार बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण कहेंगे। समझे? आप बोले, आप जैसे बोले, आपके मुंह से ऊर्जा निकली, समीपवर्ती कण को गई, उसने कण ने अपनी जगह, वो कण वाइब्रेट हो रहा है, कंपन कर रहा है, उसने टकरा के दूसरे वाले को ऊर्जा दी, वो भी वाइब्रेट होने लगा बहुत तेजी से, उसने दूसरे को दिया, अपने समीपवर्ती को दिया, तो इस प्रकार क्या हुआ, फैलता गया। क्लियर? तो ये फैलती जाती है इस प्रकार, और इसी प्रकार ऊर्जा का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन में लिखी डिफिनीशन पूरी आप लिख लेंगे। इसके बाद कह रहा है संचरित ऊर्जा जो होती है, संचरित ऊर्जा दोलन करने वाले, जो संचरित ऊर्जा होती है वो दोलन करने वाले कणों के आयाम के वर्ग के जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम ए, आयाम आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आयाम क्या होता है, आयाम के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे रिलेटेड देखो एक न्यूमेरिकल जो आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इससे रिलेटेड पहले तो ऊर्जा स्थानांतरण में इसको लिखना है
ठीक है, जहाँ पे लिखा है वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके जस्ट बाद इसको नोट कर लेंगे। ये आपका ऊर्जा स्थानांतरण वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आया इससे रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल। आपसे कह रहा है दो तरंगों के कणों के दोलनों का आयाम 0.4 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर है। तो आयाम A1 दे रहा है 0.4 मिलीमीटर और आयाम A2 जो दे रहा है वो दे रहा है 0.5 मिलीमीटर। क्लियर। अब आपसे कह रहा है इसके द्वारा संचरित ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। संचरित ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, E1 = E2। क्लियर। तो ये E1 किसके अनुक्रमानुपाती है, इसके 0.4 का स्क्वायर, क्योंकि A1 के स्क्वायर था, या ऐसे लिख लो पहले A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। E1 अपॉन E2 इक्वल A1 कितना था 0.4 का स्क्वायर और ये कितना था 0.5 का स्क्वायर। तो E1 अपॉन E2 जो आएगा वो आएगा 4 चौको 16, स्क्वायर करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2.5 दशमलव से दशमलव कैंसिल, कितना आया 16/25। तो E1 अपॉन E2 जो आया वो आया 16/16/25 और E1 अनुपात E2 कितना हो जाएगा 16:25। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है तरंग की तीव्रता क्या होती है। तो तरंग की तीव्रता समझिए क्या होती है। बात कर रहा है किसकी, तरंग की तीव्रता की। अब ऊर्जा तो आपको समझ में आ गई, ऊर्जा ही को समझो कि ऊर्जा से ही समझेंगे कि तरंग की तीव्रता क्या होती है। क्या किया जाए, एकांक क्षेत्रफल ले लिया जाए। जैसे तरंग ये ऐसे संचरित हो रही है, ठीक है, तरंग आपको पता है कि ऐसे संचरित हो रही है। क्लियर। ये तरंग संचरित हो रही लगातार। इसमें क्या किया जाए, एकांक क्षेत्रफल ले लें। एक ऐसा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल लें जिसका क्षेत्रफल क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, एकांक क्षेत्रफल हो। क्लियर। तो इस एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा गुजरती है उसी को क्या कहते हैं, तरंग की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ रही है। क्लियर। जैसे एक ये गोला हो गया एकांक क्षेत्रफल का, अब यहाँ से जितनी ऊर्जा गुजरेगी इस गोले से, इस एकांक क्षेत्रफल से मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं, तरंग की तीव्रता कहते हैं। अब देखो तरंग की जो तीव्रता होती है इसको I से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। और आपने अभी पढ़ा था कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के। और ये भी तरंग की तीव्रता क्या है, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली ऊर्जा। तो ये भी तीव्रता है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा गुजर रही है उसी को कहते हैं तरंग की तीव्रता। समझ रहे हैं। और ऊर्जा जो होती है वो किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आपने पढ़ा आयाम के। तो ये भी किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, I, वो होगी, ये भी होगी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर। तो ये आपने पढ़ा क्या, तरंग की तीव्रता के बारे में, तरंग की तीव्रता क्या होती है। क्लियर। तो स्क्रीन में लिखी दोनों, पहले आपने नोट कर लिया होगा कि तरंग के संचरण में ऊर्जा का स्थानांतरण, अब तरंग की तीव्रता। आपको उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए समझिए अगली जो हेडिंग है आपकी वो कह रहा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग या चाल। देखो भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर। जैसे वायु की बात करें तो वायु में जो प्रकाश की ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 331 या 32 मीटर, कहीं कहीं लिखा है इतने मीटर प्रति सेकंड। ताप पे भी निर्भर करती है, एक बात ध्यान देना। तो ताप पे कितने ताप पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इतनी होती है ध्वनि की चाल। यही अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 346 मीटर प्रति सेकंड। आपको शुरुआत में हमने 344 बताया था, ठीक है। तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती है लगभग, कभी 346 कभी 300, समझ रहे हैं ना। तो 22 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लगभग होती है इतनी। बात समझ में आई। तो क्या आपने समझा कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, अलग अलग होती है। शुरुआत में आपको बताया था कि जल में वायु की चाल, ध्वनि की चाल अलग होती है 1446 बताया था आपको, 1444, ठीक है। और आपको बताया गया था कि वायु में क्या होती है, अधिक, वायु में अलग होती है। वायु में कितना बताया था,
344 मीटर प्रति सेकंड बताया था। 22 डिग्री पे कितनी, 346, 0 डिग्री पे कितनी, 331 या कहीं कहीं 332 भी लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि एक ही माध्यम में अलग अलग है, समझ रहे हैं। जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड था 331 मीटर प्रति सेकंड थी, चाल है भैया, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड थी तो 346 मीटर प्रति सेकंड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर प्रति सेकंड हो गई। यही अगर जल में बात करें तो जल में जो होता है वो कितनी होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ठोसों में क्या होती है, सभी धातुओं में जो बात करें तो वो होती है 5000 मीटर प्रति सेकंड। आप समझ रहे हैं। वायु हल्की, ठीक, वायु में ध्वनि की चाल क्या हो रही है, कम है। जैसे वायु से हम किस में गए, जल में, जल वायु से अधिक ठोस, वो क्या कर रहा है, उसको प्रत्यास्थ बोलते हैं। प्रत्यास्थ क्या होता है, देखो अब इसमें एक नया वर्ड आएगा, आपको थ्योरी में दिख रहा होगा, प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्थ क्या होता है कि जो वह वस्तु का वह गुण, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपने आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, तो आप नॉर्मली समझ लीजिए। जैसे वायु क्या होती है, वायु को आप यहाँ पे बीच में आप दबा रहे हैं, कोई ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे। जल को आप दबाएंगे थोड़ा ताकत लगेगी। तो जब प्रत्यास्थता बढ़ी, समझ रहे हैं, तो चाल बढ़ी, क्योंकि वायु से किस में, जल में चाल अधिक। और ठोस को दबाएंगे, धातु को, तो आसानी से दबेगी नहीं दबेगी। और इसमें कितनी हो गई, 5000 मीटर प्रति सेकंड, मतलब और अधिक हो गए। तो जिसकी प्रत्यास्थता जितनी अधिक, ध्वनि की चाल भी उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ वस्तुओं में ध्वनि की चाल अधिक होती। अब थ्योरी में देखो आपको क्या दिया गया है स्क्रीन में, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित वेग से संचरित होती है, अतः भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। ध्वनि का वेग उसके माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है जिसमें वह संचरित होती है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग सबसे कैसा होता है, प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। शुरुआत में ही बताया था, इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। क्लियर। अब देखो इसमें आ जाइए कि प्रत्यास्थता पर और घनत्व पर, दो चीज़ों पर ध्वनि का जो चाल होता है निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु है जिसकी प्रत्यास्थता कैपिटल ई है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और उसका क्या है, घनत्व डी है, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता इसलिए ई से लिखते हैं, और ये डी डेंसिटी घनत्व। तो इसमें ध्वनि का जो वेग होगा वी बराबर आता है √E/d। ये फार्मूले का डेरिवेशन जो है आपको फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया इतने मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, देखो ध्यान दो, जो चीज़ हमेशा ऊपर होगी उसके बढ़ने पर ये वाला बढ़ेगा। ये क्या है, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता जितनी बढ़ेगी वेग भी उतना क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। डी जितना बढ़ेगी वेग क्या होगा, उतना घटेगा, क्योंकि ये इसके उल्टा है, अपॉन में है ना ये डी, तो ये जितना बढ़ेगी उतना वेग घटेगा। क्लियर हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, प्रत्यास्थता पे निर्भर कर रहा है और किस पे कर रहा है निर्भर, ध्वनि की चाल और घनत्व पे निर्भर कर रहा है। क्लियर। क्योंकि धातुओं की प्रत्यास्थता वायु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए ध्वनि की चाल धातुओं में क्या होती है, वायु की अपेक्षा लगभग 15 गुना अधिक होती है। क्लियर। अब ताप पे भी ये निर्भर करती है। तो देखो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग के लिए आपको स्क्रीन में चार्ट दिख रहा है, इसको आप नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। जैसे माध्यम अगर वायु हो तो वेग कितना होगा, 346 डिग्री हो। किस पे बात कर रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और अगर वेग और माध्यम क्या दे रहा है, जल दे रहा है, तो जल में कितनी है, 1498 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन पे बात करें तो हाइड्रोजन में कितनी है वेग, 1284 है, जबकि पारा में 1450 है मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है, 260 मीटर प्रति सेकंड। और कांच या फेंट कांच जो होता है उसमें 3980 मीटर प्रति सेकंड है। भाप जो होता है, भाप जानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो भाप पे 450 मीटर प्रति सेकंड। जबकि एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम धातु होती है और धातुओं में बहुत अधिक होती है, तो इस पर कितनी है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल पे कितनी होती है, 1103 मीटर प्रति सेकंड, जबकि लोहा पर 5950 मीटर प्रति सेकंड होती। तो इस चार्ट को नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं वायु में ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो वायु में जो ध्वनि के वेग को प्रभावित कई कारकों से होती है। नंबर 1,
ताप पे भी निर्भर कर रही है। आपको बताया गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने और 22 डिग्री और 25 डिग्री पे 346 मीटर प्रति सेकंड। आपको सीधे फर्क आ रहा है कि क्या हो रहा है कि ताप बढ़ने पर वेग बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो होता क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि का वेग होता है वो 0.61 0.6 या 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। कितने ताप बढ़ाने पर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। अब जितना ताप बढ़ाएंगे उतने का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। आर्द्रता के बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। आर्द्रता मतलब नमी के बढ़ने पर। जैसे आप देखते हैं कि जो गर्मी होती है उसमें शुष्क वायु होती है, और जबकि सर्दियों में क्या होती है? आर्द्र वायु होती है, मतलब वायु में भारीपन होता है सर्दी के कारण। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होगी? ध्वनि की आवाज़ चाल अधिक हो जाएगी। या आप देख सकते हैं कि रात में जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि रात में आर्द्रता वायु में बढ़ जाती है। क्लियर? इसके बाद वायु के बढ़ने की वायु जिस तरफ बह रही होती है उस पर भी निर्भर करती है। जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ आप बोलें तो आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी, जबकि हवा के विपरीत अगर आप बोलें तो आपकी आवाज़ क्या होगी? ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। इससे पता चलता है कि क्या होती है? वायु के बहने की दिशा पर भी निर्भर करती है। वायु की दिशा में बोलेंगे ध्वनि की चाल अधिक, वायु की दिशा इस तरफ है और आप विपरीत दिशा में इस तरफ चेहरे को करके बोलना है तो क्या होगी? ध्वनि की चाल कम होगी। क्लियर? फिर कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी वेग निर्भर करता है। अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर भी जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल बदल जाती है। वायु में सबसे कम होती है और ठोसों में सबसे अधिक होती है। क्लियर? तभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े हों और वहाँ पे पटरी में कान लगा के सुने तो आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी, जबकि वायु में नहीं सुनाई देगी, क्योंकि धातुओं में वेग जो होता है अधिक होता है, इस कारण वहाँ से आपको आवाज़ आ जाएगी। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला कह रहा है वायु में ध्वनि के वेग पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडलीय दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। क्लियर? कह रहा है ध्वनि व प्रकाश के वेग की तुलना। अगली जो हेडिंग है वो है ध्वनि व प्रकाश के वेग की तुलना। तो ध्वनि के वेग और प्रकाश की वेग की तुलना करें तो आपको पता है कि जो ध्वनि का वेग वायु में होता है वो कितना होता है? 331 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 22 डिग्री पर नॉर्मली क्या होता है? 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि वायु में जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इतना होता है। ठीक, तो 300 ये क्या है? इसकी अपेक्षा बहुत अधिक है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अधिक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो होता क्या है कि बरसात के दिनों में आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान में जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें लाइट पहले दिखाई देती है, जबकि उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश है, लाइट चमकी मतलब प्रकाश, और प्रकाश जो होता है उसकी चाल ध्वनि की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रकाश हमें क्या होता है? पहले दिखाई देता है। ध्वनि की चाल कम होती है, उससे स्लो चलता है प्रकाश की अपेक्षा, इसलिए हमें ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्लियर? तो इससे आपको ये पता चलता है कि ध्वनि की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर एक बार बिना समझ में आया हो तो दोबारा रिवर्स करके देखें, फेयर बना लें, लगातार पढ़ते रहें, और जल्दी जैसे ये 9th की ख़त्म हो तुरंत हाई स्कूल का पढ़ना आप लोग चालू कर दें। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।